दोस्तों, स्पीचिंग लेक्चर में आज आपका स्वागत है। आज कल से आगे का टॉपिक बहुलकन के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। कैरोथर्स ने 1929 में बहुलकन के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया। नंबर 1 योगज या योगात्मक बहुलक और नंबर 2 संगणक बहुलक। सबसे पहले ले लेते हैं योगज बहुलक। योगज या योगात्मक एक ही बहुलक है। योगज बहुलक क्या होता है समझने से, इसमें द्वि आबंध या तिर आबंध युक्त एकलक इकाइयों के पुनरावृत्ति योगात्मक बहुलीकरण द्वारा बने बहुलक को योगात्मक बहुलक कहते हैं। द्विक्रियात्मक द्विआबंध का मतलब इसमें आबंध कार्बन के मध्य में होंगे 2 आबंध अथवा होंगे इसमें 3 आबंध। कहने का मतलब है कि इसमें जो एकलक इकाइयां जो भाग लेंगी उसमें द्विआबंध या तिर आबंध युक्त एकलक इकाइयों की पुनरावृत्ति होगी। अब द्विआबंध युक्त एकलक इकाइयां कौन सी हैं? जैसे बाइनल क्लोराइड। अब बाइनल क्लोराइड का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH। यह एक एकलक इकाई है। इस एकलक इकाई में ऐसी ही और एकलक इकाई ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH। अब ये 2 एकलक इकाई हो गई। ये 2 एकलक इकाई आपस में जुड़ेंगी क्योंकि बहुलक में ये बॉन्ड खाली होगा और इधर ये आपस में दोनों जुड़ जाएंगे। जैसे CH2 डबल बॉन्ड है वो किसमें चेंज हो जाएगा? एकल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा CH। इसी प्रकार से इस वाली एकलक इकाई का भी डबल बॉन्ड किसमें चेंज हो जाएगा? एकल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो इस कार्बन का 1 2 3 एक बॉन्ड इसका खाली हो गया और एक बॉन्ड इसका खाली हो गया और ये इकाई आपस में जुड़ जाएगी। तो 2 एकलक इकाई आपस में जुड़ गई। इसी प्रकार से तीसरी एकलक इकाई भी जोड़ सकते हैं CHCl CH। अब इसमें तीसरी एकलक इकाई भी जोड़ दो CH2 डबल बॉन्ड CH। अब तीसरी एकलक इकाई आ गई। तो तीसरी एकलक इकाई क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH, यानी बाइनल क्लोराइड की ही तीसरी एकलक इकाई आ गई। अब हम तीनों एकलक इकाइयों को जोड़ दें। तीनों को जोड़ देते हैं CH2 CHCl सिंगल बॉन्ड CH2 CHCl सिंगल बॉन्ड CH2 CHCl। इस प्रकार से ये 3 एकलक इकाई जोड़ दी। अब इतनी कितनी एकलक इकाइयां इसमें जोड़नी पड़ेंगी? तो ऐसी बहुत सारी एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती चली जाएंगी और बहुलक श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी। अब कब तक इतनी एकलक इकाइयां जोड़ते जाएंगे? तो बहुत सारी एकलक इकाइयां जोड़ेंगी क्योंकि बहुलक का जो अणुभार होता है वो बहुत उच्च होता है, यानी 10,000 से अधिक अणुभार होता है बहुलक का। कहने का मतलब है कि बहुलक में 1000 या उससे अधिक एकलक इकाइयां जुड़ सकती हैं। अब एकलक इकाइयां इतनी तो इस पर जोड़ नहीं सकते हैं, इसके लिए अपन क्या ले लेते हैं? N मॉलिक्यूल। N का मतलब है N बराबर हो जाएगा 1 2 डॉट डॉट डॉट, यानी बहुत सारी एकलक इकाइयां। तो यहाँ पर हम इस पूरी प्रक्रिया को इतना लिखने के लिए शॉर्ट में हम इसे कैसे लिखेंगे? N मॉलिक्यूल ले लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CHCl। इसका मतलब है कि इसमें N मॉलिक्यूल आ गए बहुलक में। अब N मॉलिक्यूल बहुलक के आए, क्या करेंगे आगे? N का मतलब अब ये एक नहीं है, यानी N इकाई। N का मतलब बहुत सारी इकाइयां इसमें जुड़ी हुई हैं। अब क्या करेंगे? CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अब क्या करेंगे? क्योंकि इसमें दोनों तरफ इकाइयां जुड़ेंगी इसलिए दोनों तरफ बॉन्ड क्या कर देंगे? खाली कर देंगे और क्या कर देंगे? इसमें होल एन लगा देंगे। अब इसका मतलब है कि इसका नाम तो क्या था? इसका नाम था वाइनिल क्लोराइड।
वाइनिल क्लोराइड था। अब ये तो था वाइनिल क्लोराइड, अब इसमें क्या हुआ, इसमें बहुत सारी इकाइयां जुड़ गई, तो बहुत का मतलब है पॉली, यानी अनेक इकाइयां जुड़ गई, तो इसमें शब्द आगे लग जाएगा पॉली, और पॉली का मतलब है पी, वाइनिल का मतलब वी, और क्लोराइड का मतलब सी, तो पॉली वाइनिल क्लोराइड। अब इस बहुलक में जो यौगिक बहुलक है, इस यौगिक बहुलक में बहुत सारी एकलक इकाइयां जो हैं वो एक ही प्रकार की हो सकती हैं या एक से अधिक प्रकार की भी हो सकती हैं। तो इस बहुलक में मैंने एक ही प्रकार की एकलक इकाइयों से बहुलक बनाया है। आप इसके अलावा एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयां भी ले सकते हैं, तो भी वो बहुलक क्या कहलाएगा, यौगिक बहुलक कहलाएगा। लेकिन इसकी शर्त यह है कि इसमें द्विआबंध या त्रिआबंध युक्त एकलक इकाइयां ही होनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है इस बहुलक में, इस बहुलक के बनने में कोई सह उत्पाद नहीं बनता। कहने का मतलब जब एक या एक से अधिक इकाइयां जुड़ती हैं तो इसमें कोई सह उत्पाद जैसे H2O, NH3 या ROH यानी एल्कोहल का निष्कासन नहीं होता है। तीसरी कंडीशन क्या है इस बहुलक की, तीसरी कंडीशन यह है इस बहुलक में कि जब ये एकलक इकाइयां जुड़ती हैं तो ये एक ही प्रकार की एकलक इकाइयों से जब बहुलक बनता है तो इन बहुलकों का जो अणुभार होता है वो एकलक इकाइयों की संख्या के गुणज होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एकलक इकाई एक है। अब इस एकलक इकाई का अणुभार क्या होगा, जैसे कार्बन का अणुभार, कार्बन 2 है तो कार्बन का कितना हो गया 12 दूनी 24, यानी 12 और 12 24 हो गया। और हाइड्रोजन का 1 है तो 4 हाइड्रोजन का कितना हो गया 4 बराबर कितना हो गया 28, यानी इस एकलक इकाई का अणुभार हो गया 28। अब माना कि इस बहुलक में n अणु जुड़े हैं तो इसका अणुभार क्या निकलेगा, तो इस बहुलक का अणुभार निकलेगा 28 × n, यानी जितनी इकाइयां जुड़ी हैं उसका गुणज होता है। कहने का मतलब यदि इस बहुलक में 100 इकाई एकलक जुड़ी हैं तो उसमें 100 का गुणा कर देंगे, अतः यौगिक बहुलक का अणुभार एकलक इकाइयों के अणुभार का गुणज होता है। इस तरह से ये यौगिक बहुलक हो गया। अब इसके बाद में दूसरा पार्ट लेते हैं संघनन बहुलक। संघनन बहुलक लेते हैं यहां पे अगला, संघनन बहुलक। अब संघनन क्या होता है, यौगिक बहुलक में तो थे द्विआबंध और त्रिआबंध युक्त एकलक इकाइयां, इसमें होंगे 2 या भिन्न द्विआबंध द्विक्रियात्मक तथा त्रिक्रियात्मक, 2 भिन्न द्विक्रियात्मक या त्रिक्रियात्मक एकलक इकाइयों के संघनन बहुलीकरण द्वारा संघनन बहुलक का निर्माण होता है। अर्थात इस बहुलक में क्रियात्मक समूह होंगे जिसमें 2 क्रियात्मक समूह हो सकते हैं या फिर 3 क्रियात्मक समूह होंगे। दोनों समूह जो होंगे दोनों एकलक इकाइयों के वो भिन्न होंगे। कहने का मतलब जैसे एकलक इकाई में एक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो दूसरी एकलक इकाई है उसका क्रियात्मक समूह एमीन, एल्कोहल या कोई अन्य क्रियात्मक समूह हो सकता है। उदाहरण देखें, जैसे द्विक्रियात्मक समूह, अब इसमें बेंजीन बल है COOH और C
डबल ओ ओ एच। ये बेंजीन वलय पर दो क्रियात्मक समूह जोड़ दिए हैं। दोनों कौन से क्रियात्मक समूह हैं? ओइक अम्ल समूह है। ओइक अम्ल समूह है तो दो क्रियात्मक, कम से कम दो क्रियात्मक समूह इस बहुलक में निश्चित रूप से होंगे। दो क्रियात्मक समूह। क्या नाम है इसका? टरथैलिक अम्ल। टरथैलिक अम्ल, इसका नाम है टरथैलिक अम्ल। याद करने के लिए क्या करेंगे कि बेंजीन पर दो कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हैं। कौन सी पोजीशन पर हैं? 1 और 4 पर हैं। तो सामान्य रूप से इसे याद करने के लिए लिख सकते हैं बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसका आईयूपीएसी में नाम होगा बेंजीन 1,4 डाइओइक अम्ल। बेंजीन 1,4 डाइओइक अम्ल। साधारण नाम है टरथैलिक अम्ल। याद करने के लिए समझ सकते हैं कि बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी बेंजीन की 1 और 4 स्थिति पर कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है। एक दूसरी इकाई। अब दूसरी इकाई क्या होगी? फर्स्ट इकाई तो हमने ले ली, इसमें ये कार्बोक्सिलिक समूह है। अब दूसरे में द्विक्रियात्मक या त्रिक्रियात्मक समूह हो सकता है, लेकिन इससे भिन्न द्विक्रियात्मक समूह होगा। तो भिन्न द्विक्रियात्मक समूह जैसे हम ले लेते हैं ग्लाइकोल। अब ग्लाइकोल में क्या होता है? ग्लाइकोल में सूत्र होता है CH2OH का होल 2। कहने का मतलब कि इसमें CH2CH2OH और CH2OH। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों एकलक इकाइयों में भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह हैं। इसमें है कार्बोक्सिलिक अम्ल और इस वाले में है अल्कोहल। तो परिभाषा में यही कहा गया था कि दो भिन्न द्विक्रियात्मक या त्रिक्रियात्मक, 3 क्रियात्मक समूह भी हो सकते हैं। क्रियात्मक एकलक इकाई के पुनरावृत्ति से संघनन बहुलीकरण द्वारा संघनन बहुलक का निर्माण होता है। इसमें सह उत्पाद का निष्कासन होता है। अब इसमें सह उत्पाद क्या हो सकते हैं? सह उत्पाद के रूप में छोटे अणु जैसे जल हो सकता है, H2O हो सकता है, NH3 हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है। तो इनमें से सह उत्पाद के रूप में निष्कासन होता है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं यहाँ पे टेरिलीन को ले लिया है। अब टेरिलीन डेक्रोन, इसको डेक्रोन भी कहते हैं, डेक्रोन कहते हैं। तो टेरिलीन और डेक्रोन का जो निर्माण होता है वो होता है संघनन बहुलीकरण द्वारा। कैसे होगा संघनन बहुलीकरण द्वारा? टरथैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन कैसे हुआ? कार्बन कितने हैं? 2 हैं। कार्बन कितने हैं इसमें? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन डबल बॉन्ड है, एथिलीन हो गया, और 2 OH है, हो गया ग्लाइकोल। अब देखें एन मॉलिक्यूल, इसके एन का मतलब बहुत सारी इकाइयां हैं और इसमें भी बहुत सारी इकाइयां हैं। क्या होगा? OH तो इसका निकल जाएगा और H इसका निकल जाएगा। इसी तरह से इधर भी कोई एकलक इकाई जुड़ेगी, इधर भी कोई एकलक इकाई जुड़ेगी। अब इधर कौन सी एकलक इकाई जुड़ेगी? ये पद से वृद्धि बहुलक के रूप में होता है। तो यहाँ ग्लाइकोल आ गया, तो इसके बाद यहाँ पे जो एकलक इकाई जुड़ेगी वो एकलक इकाई जुड़ेगी टरथैलिक अम्ल की। तो यहाँ इसके बाद टरथैलिक अम्ल आएगा, फिर टरथैलिक अम्ल के बाद क्या आएगा? फिर टरथैलिक अम्ल के बाद ग्लाइकोल आएगा। कहने का मतलब एकांतर क्रम में ये इकाइयां जुड़ती हुई चली जाएंगी और सह उत्पाद के रूप में टेरिलीन में जल के अणु का निष्कासन होता है। तो देखें क्या बनता है? टेरिलीन का सूत्र क्या होगा? बेंजीन वलय, यहां से OH निकल गया, यहां से H निकल गया, तो H2O का निष्कासन हो गया, तो इसका एक बॉन्ड खाली हो गया, C डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड इसका खाली हो गया। अब दूसरा इधर से H हट गया ग्लाइकोल का, तो यहाँ ऑक्सीजन का भी बॉन्ड खाली हो गया और ये दोनों एकलक इकाइयां आपस में क्या हो जाएंगी? दोनों एकलक इकाइयां आपस में जुड़ जाएंगी। तो किस तरीके से जुड़ेंगी दोनों एकलक इकाइयां? ये O से जुड़ गई, इसके बाद में
CH2 जैसा है वैसे ही कर देंगे इधर। बॉन्ड ये डबल है, वो बॉन्ड किसमें हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा CH2। अब यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये आ जाएगा इधर से भी, क्योंकि इधर भी एक टरथेलिक अम्ल की इकाई आएगी, तो टरथेलिक अम्ल का OH और ग्लाइकोल का H यहाँ से हट जाएगा और उसका बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो H यहाँ से हटेगा, इसलिए यहाँ से इसका बॉन्ड खाली आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ मॉलिक्यूल क्या लग जाएंगे, N का मतलब बहुत से मॉलिक्यूल जुड़े हैं। इसी तरह से इधर साइड में देखें, इधर एक अलग इकाई देखें टरथेलिक अम्ल का, इसी तरह से इधर कौन सी इकाई होगी, इधर इकाई एथिलीन ग्लाइकोल की होगी, तो टरथेलिक अम्ल का यहाँ से OH हट जाएगा, OH हट जाएगा, तो यहाँ से इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। इस तरीके से इसका नाम है टेरिलीन। इस तरीके से टेरिलीन का निर्माण होता है, टेरिलीन। इस तरीके से टेरिलीन बनती है। अब इन दोनों बहुलकों में जो अंतर है उसकी बात करते हैं। तो पहले मैंने आपको यह परिभाषा बताई कि द्विक्रियात्मक या त्रिक्रियात्मक समूह युक्त एकलक इकाइयों के पुनरावृत्ति संघनन बहुलीकरण द्वारा बहुलक का निर्माण होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उपजात के रूप में H2O का अणु निकल रहा है, यहाँ पे निकल रहा है NH2O। अब NH2O निकलने पर तो इन बहुलक का जो अणुभार होगा वो उनके अणुभार के एकलक इकाइयों के अणुभार के गुणज के रूप में नहीं होगा। कहने का मतलब क्योंकि इसमें से H2O निकल रहा है तो गुणज में से H2O का अणुभार जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब देखते हैं इन दोनों में अंतर। अब अगला टॉपिक है योगात्मक तथा संघनन बहुलक में अंतर। अभी आपने योगात्मक और संघनन बहुलक की परिभाषाएं पढ़ी थी, संघनन और योगात्मक बहुलक को समझा था। अब इन दोनों बहुलकों में अंतर को समझते हैं। यदि आपके योगात्मक और संघनन बहुलक समझ में आ गया है तो अंतर ऑटोमेटिक आपकी समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि अंतर उनके ऊपर ही आधारित है। तो फर्स्ट वाला जो अंतर है वो परिभाषा के ऊपर है। दोनों बहुलकों की परिभाषाओं को अलग अलग कर दिया है। तो परिभाषा एक बार पुनः देख लें। योगज बहुलक द्विआबंध या त्रिआबंध युक्त या असंतृप्त, द्विआबंध और त्रिआबंध होते हैं, उनमें असंतृप्त अणु होते हैं। तो द्विआबंध या त्रिआबंध युक्त असंतृप्त एकलक अणुओं के योगात्मक बहुलीकरण द्वारा योगज बहुलक का निर्माण होता है। संघनन में क्या होता है, दो भिन्न द्वि या त्रिआबंध युक्त एकलक इकाइयों के संघनन बहुलीकरण द्वारा संघनन बहुलक का निर्माण होता है। तो फर्स्ट अंतर तो ये आ गया दोनों की परिभाषाओं का, यानी ये परिभाषा हो गई योगज बहुलक की और ये परिभाषा हो गई संघनन बहुलक। अब दूसरा अंतर मैंने आपको बताया था कि योगज जो बहुलक होता है वो एकलक इकाइयों, योगज बहुलक का जो अणुभार होता है वो एकलक इकाइयों के अणुओं की संख्या के गुणज होता है। तो वो ही है दूसरा अंतर कि इस बहुलक में बहुलकों का अणुभार एकलक इकाइयों के अणुओं की संख्या का गुणक होता है, जबकि संघनन में क्या बताया, क्योंकि संघनन में उपजात निकल जाते हैं। जैसे H2O NH3 में अभी जस्ट बता चुका हूं, तो NH2 और NH3 और H2O निकलने के कारण इनके अणुभार में कमी आ जाती है। तो यहाँ पर इन बहुलकों का अणुभार एकलक इकाइयों के अणुओं की संख्या का गुणज नहीं होता है, क्योंकि इसमें से उपजात निकल चुकी है। तीसरा अंतर क्या है, तीसरा अंतर है इसमें कोई उपजात नहीं बनता, यानी योगज बहुलक में कोई उपजात नहीं बनता, अर्थात NH3 H2O ROH का निष्कासन नहीं होता। लेकिन संघनन बहुलक में उपजात निकलते हैं, यानी इसमें से छोटे अणु जैसे NH3 H2O ROH का निष्कासन होता है। तो इस प्रकार से
इन दोनों बहुलकों में 3 अंतर तो ये हो गए। चौथा अंतर कौन सा ले सकते हैं? चौथा अंतर इसमें होगा इनके उदाहरण में। जैसे इसका उदाहरण क्या था यौगिक बहुलक का? पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, ब्यूना एन, ब्यूना एस, इस तरीके से इसके उदाहरण है। अब इसके उदाहरण क्या होंगे? नाइलॉन 66, जो मैंने कल आपको नाइलॉन 66 का उदाहरण बताया था, तो नाइलॉन 66 होगा, डेक्रोन होगा, डेक्रोन इसके उदाहरण में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से संघनन और यौगिक बहुलक के मुख्यतः 2 उदाहरण हो गए। तो इस तरह से इनमें टोटल अंतर कितने हो गए? 4। तो आज के टॉपिक को यहीं पर फिनिश करते हैं और कल इससे आगे वाला वर्गीकरण कल की क्लास में अगला वर्गीकरण पढ़ेंगे।